नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो पैसों को लेकर हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देगी। एक बिल्कुल सच्ची कहानी जहां एक गांव के गैस स्टेशन पर काम करने वाले साधारण इंसान ने हार्वर्ड से पढ़े एक बड़े वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव को आर्थिक रूप से बुरी तरह पीछे छोड़ दिया। सोचने वाली बात है ना कि किसी और फील्ड में जैसे मेडिसिन या लॉ में कोई अनुभवहीन इंसान किसी एक्सपर्ट को कैसे हरा सकता है। बिल्कुल नहीं हरा सकता। लेकिन फाइनेंस की दुनिया के रूल्स थोड़े अलग हैं। यहां चीजें आम उम्मीदों के बिल्कुल उलट काम कर सकती हैं। इस हैरातंगेज अंतर को समझने के लिए दो लोगों की तुलना करते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, ये रूरल वर्मोंट में एक साधारण मैकेनिक और जेसी पेनी स्टोर में सफाई कर्मी यानी जैनिटर का काम करते थे। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कोन, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इतने सक्सेसफुल और टॉप एग्जीक्यूटिव थे कि उन्होंने 40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले ली थी। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, $8 मिलियन। जब 2014 में 92 साल की उम्र में रोनाल्ड रीड का निधन हुआ तो उन्हें जानने वाले सभी लोग दंग रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शांति से पर्दे के पीछे एक आम जिंदगी बिताने वाले इस इंसान ने $8 मिलियन यानी करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली थी। और दूसरी तरफ आइए देखते हैं फस्कोने की जिंदगी कैसी थी। 11 बाथरूम्स। फस्कोने ग्रेनिच में एक 18,000 स्क्वायर फुट की आलीशान हवेली में रहते थे, जिसमें 11 बाथरूम्स और 2 स्विमिंग पूल्स थे। इस घर के सिर्फ रखरखाव का खर्च हर महीने $90,000 से भी ज्यादा आता था। दोनों की लाइफस्टाइल का यह आमना सामना बिल्कुल हैरान करने वाला है। एक तरफ रीड की बिल्कुल सादगी भरी जिंदगी थी, लकड़ियां काटना और ऐसी जैकेट पहनना जिसे सेफ्टी पिन से जोड़ा गया हो, और उनका घर सिर्फ $12,000 का था। वहीं फुस्कोन ने अपने आलीशान घर को और बड़ा करने के लिए भारी कर्ज लिया हुआ था, और ठीक 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले उनका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया और वो बैंकरप्ट हो गए। तो हमारे इस एक्सप्लेनर का पहला भाग है व्यवहार बुद्धि पर भारी पड़ता है, पैसों का मनोविज्ञान। ये नामुमकिन सी लगने वाली स्थिति साबित करती है कि आर्थिक सफलता पूरी तरह से काउंटर इंट्यूटिव होती है। जैसे कि फाइनेंशियल ऑथर मॉर्गन हॉजल बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं कि निवेश करना किसी गणित के जीनियस होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये धैर्य रखने, अनुशासन में रहने और सबसे जरूरी लालच को नियंत्रित करने के बारे में है। फाइनेंस सच में एक ऐसी जगह है जहां रोजाना की आदतें बड़ी बड़ी डिग्रीज पर भारी पड़ जाती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि संपत्ति निर्माण जिंदगी के उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां व्यवहार और स्वभाव बड़ी शिक्षा और हाई प्रोफाइल नेटवर्क कनेक्शंस को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, छिपी हुई संपत्ति की मैकेनिक्स। एक $8 मिलियन का पोर्टफोलियो। आखिर एक साधारण से जैनिटर ने बिना किसी को भनक लगने दिए इतनी विशाल संपत्ति कैसे बना ली? इसके पीछे जो सबसे बड़ा जादू था वो था कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह काम करता है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए समय के साथ और बड़ा और तेज होता चला जाता है। आसान शब्दों में ये पैसों से पैसा पैदा करने का जादू है। रीच ने एक बेहद ही आसान और बेदाग प्लेबुक पर अमल किया। उन्होंने अपनी कमाई से बहुत कम खर्च किया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी भरोसेमंद ब्लू चिप कंपनीज के शेयर खरीदे, मिलने वाले हर डिविडेंड को वापस इन्वेस्ट किया, और सबसे बड़ी बात, जब मार्केट बुरी तरह गिरा तब भी उन्होंने घबराकर अपने शेयर्स बेचने से साफ इनकार कर दिया। इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी सिंपल थी। मार्केट के नए ट्रेंड्स या हाइप के पीछे भागने के बजाय उन्होंने चुपचाप लोकल लाइब्रेरी में बैठकर रिसर्च की, 95 अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाकर रिस्क को बांटा, ट्रेडिंग फीस को सिर्फ $3 तक सीमित रखा और लगभग 69 साल के लंबे समय तक कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। $8 मिलियन जेनिटर से सीख, विशेषाधिकार से बड़े नियम। इस असाधारण पोर्टफोलियो का विश्लेषण करने पर एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, अमीर दिखने और सच में अमीर होने के बीच का अंतर। सच्ची दौलत दरअसल वो अदृश्य पैसा है जो जानबूझकर खर्च नहीं किया गया है, जो इन्वेस्टमेंट्स में सुरक्षित है। जबकि बड़े घर, महंगी गाड़ियां और भारी कर्ज सिर्फ अमीर दिखने का दिखावा करते हैं। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए मुख्य रूप से सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, और वो है समय। इसीलिए निवेश की जल्दी शुरुआत करना और पूरे धैर्य के साथ टिके रहना किसी की शुरुआती आमदनी के बड़ा होने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रिचर्ड फुस्को ने लाखों कमाए जरूर, लेकिन उन्होंने उससे भी ज्यादा खर्च किए और कर्ज लिया।
ये इस दुखद सच को साबित करता है कि चाहे आमदनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके साथ भारी खर्च भी जोड़ा है तो आखिर में उसका नतीजा हमेशा शून्य ही होगा। और अब आखिरी भाग, दौलत का ब्लूप्रिंट, आम निवेशकों के लिए आसान सीख। इन दोनों अलग अलग कहानियों से आइए एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। आर्थिक आज़ादी पाने के लिए लंबे समय की लगातारता बहुत ज़रूरी है। फ्रूगैलिटी यानी पैसा बचाना कोई मजबूरी या रुकावट नहीं, बल्कि एक ताकतवर स्ट्रेटेजिक टूल है। जिंदगी जीने का तरीका ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स तय करता है, और लगातारता और धैर्य मिलकर हमेशा किसी भी हाई आईक्यू को मात दे देते हैं। रीड की इस शांति और धैर्य भरी स्ट्रैटेजी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उनकी आखिरी लेगेसी थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का 25% यानी करीब $2 मिलियन अपने स्टेपकिड्स को दिया, और बचा हुआ 75% हिस्सा यानी लगभग $6 मिलियन अपने लोकल कम्युनिटी के हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिया। एक ऐसा कदम जिसने वहां के संस्थानों को हमेशा के लिए बेहतर बना दिया। जैसे जैसे आज का ये एक्सप्लेनर अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, इन दोनों इंसानों की बिल्कुल अलग किस्मतों पर गौर कीजिएगा, और इस आखिरी सबसे अहम सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या लोग सच में असली और अदृश्य दौलत बना रहे हैं, या सिर्फ अमीर दिखने के लिए अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को एक बेहतर आर्थिक भविष्य बनाने की दिशा दिखाएगा।